प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी के हालात क्या हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो यही मैटर करता है ना, शॉर्ट टर्म में तो न्यूज़ बेस्ड है भाई, किस्मत है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, पैसा बनेगा नीचे जाएगा। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो भाई इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपका अच्छा पैसा बनेगा इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो वही जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा आपको कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसे कंपनी का भी आज फंडामेंटल आपको शो करूंगा जो कि अच्छे क्वालिटी की कंपनी है, तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई अच्छे क्वालिटी का कंपनी होता क्या है। और यहाँ ये भी आपको पता चलेगा कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। उससे पहले यूएस इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कल फेड रिजर्व ने कोई रेट कट नहीं किया, उम्मीद भी था मार्केट को ना, इसीलिए यूएस मार्केट में कोई निगेटिव फर्क नहीं पड़ा उससे ना, कि भाई रेट कट नहीं होगा अभी। अगेन सेम फेड वही बात बोल रहा है कि भाई जो ट्रम्प के पॉलिसीज़ हैं उससे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कहीं इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, इसके डर से वो रेट कट नहीं करना चाहते हैं। ऑल दो यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिख रहा है, और क्योंकि जीडीपी तो आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और पहले के मुकाबले जीडीपी उम्मीद है कि और घटेगा। तो ये बात सही है कि जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो रेट कट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल बैंक का पहला काम है इन्फ्लेशन को मैनेज करना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन वहाँ पे उन्हें डर लग रहा है कि कहीं बढ़ ना जाए, इसीलिए ऑल्दो इकोनॉमी वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी फिलहाल वो रेट कट नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ऑफ कोर्स मैंने ये भी बताया था आप लोग को कि यूएस और चाइना में इसी वीक मोस्टली सैटरडे को शायद ट्रेड टॉक होने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर कुछ वहाँ पॉजिटिव आउटकम होता है तो ओवरऑल सबके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये दो यूएस रिलेटेड। इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी रिकवरी फेज में है। अभी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में बड़े प्रॉफिट जनरेट करने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये चांस सिर्फ उनके लिए है जो कि राइट गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट जरूरी है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो हेल्प करते हैं बेस्ट स्टॉक्स चुनने में और साथ ही परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करने में। लेकिन अभी क्यों? तो देखिए, मार्केट रिकवरी के दौरान ही मिलते हैं टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स, वो भी डिस्काउंट पे, जैसा सेल में प्रीमियम ब्रांड्स मिलते हैं, और अभी है बेस्ट टाइम वेल्थ बिल्ड करने का। पर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि कौन सा स्टॉक कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें, रिस्क मैनेज कैसे करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो सिंपल आंसर है यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ पे मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट मिलता है, वो भी टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, 40 लाख प्लस यूज़र्स ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट ऐप को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी ये ऐप जीत चुका है। और प्लान सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है। सो दिन का 6 रुपीज़, मतलब फुल पैसा वसूली से बोल सकते हैं। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र भी है। डाउनलोड अगर आप करते हैं यूनिवेस्ट ऐप को हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से, तो वहाँ आपको 3 फ्री रिकमेंडेशन मिलेगा और अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा इनके सब्सक्रिप्शन प्लान पे। और आपने ऑलरेडी अगर डाउनलोड किया हुआ है इनके ऐप को, तो वहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड PIA यूज़ करते हैं। तो ऑफ कोर्स ज़बरदस्त सेविंग कर सकते हैं इससे आप। तो फिर इंतज़ार किस बात का है, इस ऐप को डाउनलोड करें हमारे डिस्क्रिप्शन से या फिर पिन कमेंट से, और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। अब देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो देखिए, एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ये कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप इंडिया का जीडीपी देखेंगे ना, तो लास्ट 10 ईयर्स में डबल हो गया, ठीक है। IMF का डेटा मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया का जीडीपी 105% से बढ़ा है। पूरे वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमीज़ में कोई भी ऐसा इकोनॉमी नहीं है जिसका जीडीपी इस रेट से ग्रो किया है, ठीक है। 10 ईयर्स में डबल हो जाना, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की बात बोल रहा हूँ, उसके पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2015 में हमारा जीडीपी था 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि फ़िलहाल हो गया है अबाउट 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। हाँ,
और जिस तरह का जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है, अगर ये चलता रहा तो उम्मीद है कि इसी साल दिसंबर तक हम जापान से आगे निकल चुके होंगे और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे। ठीक है, जापान का फिलहाल है 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, और वहाँ तो कोई ग्रोथ आता नहीं जापान का, आपको तो पता है, स्टैग्नेट हो चुका है ना। तो इसीलिए हम आसानी से इसी साल उम्मीद है कि लास्ट तक, या फिर अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही जापान से आगे निकल जाएंगे, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे। ठीक है, और इससे भी बड़ी बात 2027, मतलब लास्ट भी नहीं, 2027 ख़त्म होने से पहले ही हम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे। हम जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। जर्मनी का फ़िलहाल 4.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जीडीपी है, उससे थोड़ा ही आगे है। ठीक है, और हमारा ग्रोथ रेट ऑफकोर्स जर्मनी से तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 2 ईयर्स टाइम में, 2 ईयर से उससे थोड़ा ज़्यादा समय में हम 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग रोना धोना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, जीडीपी से क्या लेना देना, हमारा पर कैपिटल इनकम तो कम है। तो देखिए, पर कैपिटल इनकम आपके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चाइना भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, पर कैपिटल इनकम उनका भी देखेंगे ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका इकोनॉमी तो बहुत बड़ा है। यूएस 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इकोनॉमी है, चाइना अबाउट 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इकोनॉमी, बहुत बड़ा चाइना, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ भी इतना ज़्यादा है कि ट्रू सेंस में अगर आप देखें तो वो भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग ही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो भाई जब चाइना नहीं है तो इंडिया कहाँ से होगा। ठीक है, तो इंडिया को अभी काफ़ी समय लगेगा। ठीक है ना, जीडीपी बहुत तेज़ी से और ग्रो करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डिकेड्स के बाद हम उस पोजीशन पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझा कर, ऐसे ही नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, चाइना भी नहीं हो पाया, टाइम लगेगा अभी इन सब चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे है, मतलब लास्ट ईयर से ये 6% बढ़कर 824.9 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुका है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, और बहुत जल्दी हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का फिगर भी क्रॉस करेंगे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब ग्रोथ वाइज, वो सर्विसेज 13.6% के रेट से ग्रो किया है। ठीक है, और सर्विसेज 387.5 बिलियन यूएस डॉलर्स रहा है हमारा, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, और ख़ासकर इस तरह के मार्केट कंडीशन में, जबकि वर्ल्ड वाइड इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, उस समय अगर आपका एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है तो उसे अच्छा मानेंगे। उसके बाद एक और बड़ा न्यूज़ है कि आरबीआई इस बार उम्मीद है कि गवर्नमेंट को जो डिविडेंड देती है ना, वो 3 लाख करोड़ या फिर उससे भी थोड़ा बढ़कर जाएगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि आरबीआई अबाउट 2.3 लाख करोड़ के आसपास का डिविडेंड देगी, लेकिन यहाँ तो उससे बहुत आगे निकल गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो जो इंडिया का फिस्कल डिफिसिट है उसको कम करने में और मदद मिलेगा, या फिर जो टारगेट है उसको एटलीस्ट पूरा करने में मदद मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बोरोइंग थोड़ा कम होगा, मदद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने में थोड़ा मदद मिलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का अगर स्पेंडिंग बढ़ता है तो ऑफ कोर्स जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ लिक्विडिटी बढ़ता है, जो कि अगेन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल नियर टर्म के चैलेंजेस क्या हैं, तो एक तो पाकिस्तान का अभी ख़त्म हुआ नहीं है ना, तो ये तो फर्स्ट फेज़ इंडिया की तरफ से हुआ है, पाकिस्तान का ड्यू है, देखते हैं उसके बाद कैसा एस्केलेशन होता है। लेकिन हाँ, कटसी यूएस या फिर कुछ मेजर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके तरफ से प्रेशर रहेगा पाकिस्तान पे, तो ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि करेगा तो फिर इंडिया उससे भी ज़्यादा बड़ा करेगा ना। ठीक है, तो मोस्टली नहीं लगता, बट हाँ, यू नेवर नो। तो ये ऑफ कोर्स नेक्स्ट फ्यू डेज़ का ये हेडेक है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अर्निंग्स। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, अर्निंग अच्छा नहीं आ रहा है कोई खास ना, एवरेज जो मार्केट जो मान कर चल रहा है उसी तरह का आ रहा है, कोई बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा। मतलब कंपनीज़ का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट निगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट मान कर चल रहा है कि भाई इसी तरह का आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में इंडिया का जो अर्निंग ग्रोथ है वो बढ़ने जा रहा है, मतलब पहले के मुकाबले इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट क्या क्या है। इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल में है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम है, तो इन्फ्लेशन आने वाले समय में और ज़्यादा कम होगा। फूड इन्फ्लेशन भी देखें तो लगातार कम हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का भी जब प्राइसेस कम है, फूड इन्फ्लेशन भी कम है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कमेगा लगातार, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रेट कट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद टैक्स कट्स
चल रहा है, इंडिया में टैक्स कट हो चुका है, उसका बेनिफिट है, इंटरेस्ट रेट कट का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सभी कुछ चल रहा है इंडिया में ना, और मानसून भी उम्मीद है कि इस साल अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब जब आप मिला देंगे तो रूरल कंजम्पशन तो ऑलरेडी ठीक ठाक चल रहा है, इंप्रूवमेंट आया है, अर्बन कंजम्पशन पे इंडिया हिट हो रहा था, तो उम्मीद है कि ये जो कुछ भी चल रहा है उसके कारण धीरे धीरे अर्बन कंजम्पशन भी इम्प्रूव होगा। तो ये सब जब होगा तो ऑफकोर्स जो ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट है इंडिया को इम्प्रूव होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है ना, क्योंकि जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंजम्पशन सही आता है, जो सामान हम खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं उससे, ठीक। तो जब कंजम्पशन इम्प्रूव करेगा तो उसका एक पॉजिटिव असर इंडिया के जीडीपी पे भी पड़ेगा, और साथ ही इंडिया के में जो कंपनीज़ हैं उस पर भी पड़ेगा, उनका भी तो बिजनेस ग्रो होगा ना। तो अगर कंजम्पशन 60% जीडीपी का, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ गया, पहले जो नेगेटिविटी चल रहा था वहाँ अच्छा खासा खर्च, तो जीडीपी का ऑलमोस्ट 11% के आसपास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आता है, तो वहाँ भी पॉजिटिविटी है। उसके बाद कंजम्पशन थोड़ा वापस आएगा, जीडीपी में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, कंपनीज़ जो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ है उससे जीडीपी का ऑलमोस्ट 30% का कंट्रीब्यूशन आता है, तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है, इन तीनों के अलावा फोर्थ फैक्टर होता है जीडीपी में, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये तो हमारा नेगेटिव होता है ना, क्योंकि इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। और सबसे बड़ी बात तो ऑफकोर्स एफआईआईज़ ना, कुछ भी हो जाए भाग नहीं रहे हैं। मतलब कल भी पाकिस्तान के साथ इतना टेंशन हुआ, पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ, लेकिन एफआईआईज़ ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये भी, ठीक है। अब पहले था ना डीआईआईज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, एफआईआईज़ भाग रहे थे, अब तो दोनों तरफ से पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ से इकोनॉमी थोड़ा अगर इंप्रूव करे, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हो, तो आप देखेंगे जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस है ना, वो काफ़ी हद तक इंप्रूव करेगा, ठीक है। इसको ऐसे देख कर चले। अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म की मैं बात बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म न्यूज़ बेस्ड होता है ना, ठीक है। इतना सारा पॉजिटिव है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेकर चले कि भाई इकोनॉमी का ट्रेजेक्ट्री क्या है, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी यूएस में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, इंडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, उसके कारण स्टॉक मार्केट अप डाउन मतलब डाउन हो जाएगा, वो अलग चीज़ है ना, तो वो तो 100% लग है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेजेक्ट्री जो भी मैंने बताया आपको, उसमें अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई किसी के पास पेशेंस है, अच्छे क्वालिटी का अगर स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीद के टिका रहता है, तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए हमें। सो नाउ स्टॉक रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कंपनी किस लिए स्टार्ट करता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। नहीं तो एनजीओ खोलेगा वो। तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि भाई ईपीएस ग्रोथ कितना आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उस कंपनी के, उससे डिवाइड करोगे तो आपको ईपीएस निकल जाएगा, ठीक। तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंट है, ईपीएस ग्रोथ अच्छा है, कंसिस्टेंट है, तो उसे बहुत बड़ा पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सेल्स पहले करना पड़ेगा, सेल्स ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ भी जरूरी है। तो सेल्स ग्रोथ आपको देखना है, प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, ईपीएस ग्रोथ देखना है, किसी भी कंपनी का कंसिस्टेंट हो, थोड़ा ज़्यादा हो, कितना होना चाहिए, ठीक। तो ये तो देखिए मतलब जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो, लेकिन हाँ भाई कम से 20-25% के रेंज का अगर आपको दिख रहा है प्रॉफिट ग्रोथ किसी कंपनी का या ईपीएस ग्रोथ, तो ऑफकोर्स उसको अच्छा मानेंगे। इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है, लेकिन इस रेंज में अगर किसी का दिखता है तो उसे बहुत अच्छा मानेंगे, ठीक है। रफली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, ठीक है। उसके बाद आप आरओई देखेंगे, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ भी जैसे लार्ज कैप की कंपनी है तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, अच्छे क्वालिटी कंपनी, तो वहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे भाई 15% के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा तो दे दो मेजर रिटर्न इक्विटी पे, ठीक है। तो उतना जितना ज़्यादा उतना अच्छा, वो अलग, मैं बेयर मिनिमम की बात बोल रहा हूँ। उसी तरह से मिड कैप है तो आपसे 20% के आसपास दे दो कम से कम रिटर्न आरओई, ठीक है। और स्मॉल कैप है तो रिस्क वहाँ बढ़ जाता है, थोड़ा और ज़्यादा आरओई आप एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे 25%, 30% इस तरह का आरओई एक्सपेक्ट करोगे तो उसे माना जाएगा नहीं अच्छा है, ठीक है। तो आरओई इस तरह से देखे ना, कंपनी पहले देखे कि कितनी बड़ी कंपनी है, किस तरह का परफॉर्मेंस है। बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, अबाउट 15-16% के आसपास ही है तो चलेगा, ठीक है। और थोड़ा रिस्क बढ़ गया, मिड कैप तो 20% के आसपास, स्मॉल कैप है तो 25-30%, इस तरह का रफली अगेन बता रहा हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ज़्यादा ना हो भाई, 1% से मतलब जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 से कम हो तो बहुत अच्छी बात है, 0.5 के आसपास हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा ना ले, ठीक है ना, देखे कि भाई 0.5 से नीचे ही हो। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डेट टू इक्विटी है, अगर आप बिज़नेस को समझते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ज़्यादा आइडिया नहीं तो डेट टू इक्विटी ज़्यादा ना हो, 0.5 से कम हो तो अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख ले कि अगर थोड़ा बहुत डेट है तो भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। जितना ज़्यादा है उतना अच्छा हो, ये सब कुछ बेसिक देख ले। फिर देख ले कैश फ्लो, कम से कम
ऑपरेशन लेवल पे तो पॉजिटिव कैश फ्लो होना ही चाहिए ना, अगर वहाँ भी नहीं है तब तो प्रॉब्लम है ना। और अगर कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर पा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सब कुछ फैक्टर्स आप देखें। अब मैं एक अच्छी कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इस कंपनी को आप अच्छा बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का आप देखो तो देखिए, सेल्स देखो ना, लगातार ज़्यादातर आप देखोगे कि बढ़ रहा है और कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। देखिए 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोस्टली ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है लेकिन मोस्टली ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। नेट प्रॉफिट आप देख लें, वहाँ भी लगातार ऊपर जा रहा है मोस्टली, ठीक है, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसी तरह से यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखो आप ना, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर बिल्कुल चलेगा, बिजनेस है ना, अप डाउन तो होगा, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स में बहुत बढ़कर आ रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो आप कंसिस्टेंसी है, रिसेंट टाइम्स में बढ़ गया है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखो लगातार बढ़ रहा है, तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो अच्छी कंपनी के निशानी है। यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल्स आप देखोगे तो ROE देखिए 25% के आसपास, ROC 29, उसका EPS ग्रोथ भी लास्ट 3 ईयर्स का भी देखें तो 31% के आसपास है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर। फ्री कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत जनरेट कर रही है। फ्री कैश फ्लो कम इसलिए हो सकता है कि भाई कंपनी ना ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, इसलिए फ्री कैश फ्लो थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। और वहाँ आप देख ले कि अगर ग्रोथ वाले कंपनी है ना जो कि अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा खर्च करे, मे बी प्लांट मशीनरी में या लैंड बाई कर रही है या फिर फैक्ट्री सेटअप करे, अगर उस तरह का कुछ है चलता है वो तो अच्छा बात है ना, ग्रोथ में खर्च किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके कारण फ्री कैश फ्लो थोड़ा कम हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो आना चाहिए। इस कंपनी का जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उससे मोस्टली ऐसा ही लग रहा है कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी की कंपनी है। लेकिन हाँ, एक अच्छे क्वालिटी की कंपनी और एक अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में डिफरेंस होता है, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे और कई केसेस में आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा कंपनी और अच्छा स्टॉक में डिफरेंस ये है कि अच्छा स्टॉक उसको बोलेंगे कि भाई कंपनी तो अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यूएशन भी अच्छा हो। कंपनी कितने भी अच्छी हो, अगर उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। तो ये कंपनी तो अच्छी है भाई, फंडामेंटल अच्छा है, इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका पी रेशियो देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए 150 के आसपास का पी रेशियो, ठीक है। तो ऑल्दो प्रॉफिट ग्रोथ ये सब बहुत ज़्यादा है, इस तरह की कंपनी का अगर ना पी रेशियो मान लीजिए 50-60 के आसपास भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ग्रोथ इतना ज़्यादा है। लेकिन हाँ, 150 के आसपास का पे रेशियो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। यही अगर कंपनी थोड़ा गिरने के बाद अगर मिले ना तो उसे अच्छा माना जाएगा, वो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक मिलेगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है ना कि किसी ने ऑलरेडी इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए जनरली छोड़ देना चाहिए। अगर ये कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ जनरेट कर रहा है तो छोड़ देना चाहिए, अगर पहले का रिटर्न जनरेट किया हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत गिरे भी तो आपको फ़र्क ना पड़े। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस तरह की कंपनी में आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्क यही है कि भाई जो प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है ना, अगर वहाँ पे आने वाले फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो ये बुरी तरह से स्टॉक गिरेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, अगर ये मेंटेन किए रहा तब तो ऑफ कोर्स आने वाले सालों में भी इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। तो वैल्यूएशंस का ध्यान आप जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।